हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं जीके की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी बुक के साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है। सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीकरण क्रिया है। दोस्तों श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें जीवधारियों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके पोषक पदार्थों का विघटन किया जाता है। यह प्रक्रिया भोजन का ऑक्सीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जल का निर्माण होता है तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अनाक्षी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाक्षी श्वसन जंतुओं एवं पादपों में, जबकि ऑक्सी श्वसन यीस्ट एवं परजीवियों में होता है। ये अंतर सही नहीं है। दोस्तों कथन ए बी तथा डी सत्य हैं, परंतु कथन सी असत्य है। अनाक्षी श्वसन यीस्ट, अवायवीय जीवाणुओं, आंतों में पाए जाने वाले परजीवियों, जलीय पादपों की जड़ों आदि में होता है, जबकि ऑक्सी श्वसन जंतुओं एवं पादपों में होता है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 30 से 60 बार पर मिनट। दोस्तों नवजात शिशुओं में श्वसन की दर 30 से 60 बार पर मिनट होती है, परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ इस दर में कमी आती है। एक सामान्य वयस्क मनुष्य की श्वसन दर 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एटीपी एडीपी। दोस्तों श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय होता है। जल अपघटन के द्वारा एटीपी के अणु एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट में टूट जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। यही ऊर्जा मानव शरीर की कोशिकीय एवं उपापचयी क्रियाओं में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। दोस्तों श्वासोच्छ्वास की क्रिया निम्नलिखित 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहली है निःश्वसन, इंस्पिरेशन, वातावरण की वायु श्वसन मार्ग से फेफड़ों में पहुंचना। ग्रहण की गई इस वायु में नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03% होती है। दूसरा है उच्छ्वसन, एक्सपायरेशन। दोस्तों शरीर से CO2 युक्त वायु का वातावरण में मुक्त होना। शरीर से निष्कासित इस वायु में नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 17% तथा कार्बन 4% होती है। स्पष्ट है कि श्वासोच्छ्वास की क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड CO रक्त के संपर्क में आने पर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, COHB का, जो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता को कम कर देता है। परिणामतः शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है और मनुष्य की सांस फूलने लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न है, रक्त एवं ऊतक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतःश्वसन। दोस्तों वातावरण से ग्रहण की गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचाई जाती है तथा ऊतकों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक भेजी जाती है। यह गैसीय विनिमय अंतःश्वसन अथवा कोशिकीय श्वसन कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निःश्वसन। दोस्तों ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के 3 चरण हैं। इन तीनों चरणों से कुल 38 ATP, 8 ATP, 6 ATP और 24 ATP अणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। निःश्वसन की क्रिया बाह्य श्वसन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निःश्वसन तथा उच्छ्वसन के समय पसलियों की भूमिका के संबंध में असत्य कथन है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पसलियां स्थिर रहती हैं, ये असत्य कथन है। दोस्तों निःश्वसन के समय पसलियां ऊपर तथा बाहर की ओर खींच जाती हैं, जिससे वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसके विपरीत उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे एवं अंदर की ओर आ जाती हैं। परिणामतः वक्षगुहा का आयतन घट जाता है और फेफड़ों की वायु शरीर के बाहर निकल जाती है। दोस्तों आपको बताते चलें श्वसन संबंधी प्रमुख रोग एवं उपचारों के बारे में। एक पहला रोग है दोस्तों श्वसनी शोथ। इसके लक्षण क्या है, श्वसनी में सूजन होती है, बलगम के साथ खांसी आना है। इसका उपचार होता है प्रतिजैविकों एवं श्वसनी विस्फारक
औषधि का प्रयोग। और दूसरा है श्वसनीय दमा। इसके लक्षण है खांसी व तीव्र श्वसन की समस्या, श्लेष्मा का अधिक स्राव। इसका उपचार है प्रतिजैविकों का प्रयोग। एक दूसरा रोग आता है सिलिकोसिस अथवा एस्बेस्टासिस। इसके लक्षण है फेफड़ों के ऊपर रेशेदार संयोजी ऊतकों की वृद्धि होने लगती है। दोस्तों इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है। संक्रमित व्यक्तियों को धूल एवं सिलिका के स्रोत से दूर रहना है, इसका बचाव है। अगला रोग है दमा। दमा में श्वास में समस्या, खांसी, एलर्जी। इसका उपचार है आइसोप्रोपिल सल्फेट तथा एड्रीनेलिन का इंजेक्शन। अगला है जुकाम। जुकाम के लक्षण श्लेष्मा का अधिक स्राव, गले में सूजन अथवा छींके आना। दोस्तों इसका कोई निश्चित उपचार उपलब्ध नहीं है। अगला है इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा के लक्षण है जुकाम, बुखार, सिरदर्द। इसका उपचार है टेरामाइसिन व टेट्रासाइक्लिन आदि प्रतिजैविकों का प्रयोग। अगला रोग है निमोनिया, वायुकोष्ठों में गंभीर संक्रमण व सूजन। इसके लक्षण है वायुकोष्ठों में सूजन, इनमें तरल व मृत सफेद रुधिराणुओं का भरना। और इसका उपचार है जीवाणु संक्रमण से बचाव हेतु प्रतिजैविकी का प्रयोग। और आखिरी है इसमें एम्फाइसीमा, श्वसनियों व वायुकोष्ठों में संकुचन। दोस्तों इसके लक्षण है वायु विनिमय नहीं हो पाता अतः वायु श्वसन में परेशानी होती है। दोस्तों इसका उपचार में ये हमेशा के लिए प्रभाव डालता है अतः इसका इलाज संभव नहीं है, परंतु प्रतिजैविकी व ऑक्सीजन थेरेपी द्वारा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। दोस्तों ये थे श्वसन संबंधी प्रमुख रोग एवं उपचार। तो दोस्तों ये थे मानव श्वसन तंत्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।